मुझे तो पता चला सुबह में। सुबह में पता चला, जैसे पता चला कहीं आया। क्या पता चला? पता चला तुम्हारा भाई मर गया है, मार दिया है, गोली मार दिया है। किसी भी व्यक्ति से यह पूछकर कि वो कहां से निवास करता है और सिर्फ यह जानते हुए कि वो बिहार से है, इस पर गोली चला दी जाती है कि इसमें लाभ दिया जाता है। आईपीसी के अंदर और बीएनएसएस के अंदर तमाम धाराएं हैं जो ऐसे व्यक्ति को जो इंटॉक्सिकेटेड हो, यानी किसी भी शराब के या फिर ड्रग्स के या किसी भी नशे में हो, उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अपराध से उसे कम सजा मिलती है, कई बार उसको छोड़ भी दिया जाता है। दिल्ली में अभी तक हमने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भेदभाव की अक्सर कहानी सुनी, लेकिन इस बार एक बार बिहार के एक व्यक्ति के साथ में ऐसा कुछ हुआ है कि उससे पूछा गया कि बिहारी हो, और उसके बाद उसके सीने में एक सिपाही ने गोली दाग दी। गोली सीने से पार हुई और उसके दोस्त के भी सीने पर लग गई। दोनों लोग घायल अवस्था में ले जाए गए, लेकिन डॉक्टरों ने जो पहला व्यक्ति था पांडव, उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस मामले में चूंकि मारने वाला पुलिसकर्मी है, कानून किस तरह काम करेगा, किस तरह की घटना मानी जानी चाहिए, क्या इस घटना को वो रिवॉल्वर निकाल के एक दुर्घटना में तब्दील कर सकते हैं, गैर-इरादतन हत्या कर सकते हैं, या हत्या होनी चाहिए, इस सब मामले में बेहतर है कि हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विशाल सिंह चंदेल जी से पूछें। चंदेल जी, विशाल जी, ये बताइए कि ये घटना, पहली बात तो इसमें सिर्फ हत्या है की तो बात है ही है हमारी नज़र में, लेकिन जो ये क्षेत्रवाद की तरह इसका भी कोई धारा होती है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अमानवीय कृत्य था कि किसी भी व्यक्ति से यह पूछकर कि वो कहां से निवास करता है और सिर्फ यह जानते हुए कि वो बिहार से है, इस पर गोली चला दी जाती है। और एक ऐसे व्यक्ति से जिससे कि उम्मीद की जाती है कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखेगा, और वो व्यक्ति जो गोली चलाता है वो नशे में भी रहता है और जानबूझकर घृणित राजनीति की वजह से सिर्फ एक क्षेत्र से आने वाले व्यक्ति को जान से मार देता है। और जो बच्चा अपने परिवार में, अपने परिवार वालों के लिए रोजी रोटी का एक साधन था, सोल ब्रेड अर्नर था, उसको भी जान से मारने का काम इस पुलिस वाले के द्वारा किया गया है। तो ऐसे केसेस को मैं चाहता हूं और डिमांड भी करता हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर के तौर पर माना जाए, क्योंकि आप यह नहीं कह सकते कि वो हत्या गैर इरादतन थी, वो इरादतन हत्या थी, जानबूझकर। के नशे की बात इसीलिए जोड़ दी, इसे लाभ मिल सकता है? जी, शराब के नशे में अगर कोई होगा और किसी से कोई जुर्म कारित हो जाता है तो उससे लाभ मिलता है और इसमें आजीवन कारावास से कम की सजा हो जाती है। इस सिपाही को मिल जाएगा? जी, इस सिपाही को मिल जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही संजीदगी से इस मैटर को देखना चाहिए, क्योंकि बिहारियों के साथ या उत्तर भारतीयों के साथ ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि बंबई में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में हर जगह भेदभाव हो रहे हैं। और भेदभाव का स्तर अगर इस तरीके से बढ़ जाए कि कोई जान ही ले तो ये बहुत ही निराशाजनक है। दूसरा जो व्यक्ति बैठा था उसके भी हाथ में जाके गोली फंसी है और अभी हालांकि वो खतरे के बाहर है, लेकिन जो ये कार्य किया गया कि 4th फ्लोर से आप नीचे आते हैं, पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रुके हैं, और एक डिलीवरी बॉय से यह बताने के बाद कि वो बिहार से है, आप गोली चला देते हैं। अपने वर्दी का, अपने प्रशासन का, अपने शासन का, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। जो सर्विस रिवॉल्वर आपको इस देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए दी गई है, उस सर्विस रिवॉल्वर से आप अपने अंदर के अहंकार को सेटिस्फाइड करते हैं और किसी एक ऐसे नवयुवक की जान ले लेते हैं जो नवयुवक हो सकता है कि अपने परिवार में इकलौता बच्चा हो जो उन्हें रोटी ला कर देता हो। थोड़ा सा युवक के बारे में, पांडव कुमार नाम है इसका, 21 साल उम्र है। ये एक डिलीवरी बॉय था, अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में था, वहाँ से फिर इसको, चूँकि डिलीवरी बॉय था, इसको मालूम था गाड़ी से मैं अब रात में भी काम कर सकता हूँ, तो 2 बजे निकलता है और उसका दोस्त उसे बाहर तक छोड़ने आता है। वहाँ पर दोनों लोग बातचीत कर रहे होते हैं, आमतौर पर होता है, हम किसी के यहाँ जाते हैं, निकलते हैं तो बातचीत कर रहे होते हैं। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है ताकि वो आगे काम कर सके। इसी बीच उसे एक नीरज कुमार नाम का पुलिस कांस्टेबल रोकता है, एएसआई था मेरे से, एएसआई रोकता है और रोकने के बाद में उससे बात करता है, और यही बात जो वकील साहब ने बताई। और ऐसा क्या है, अगर आपको लगता भी है रात के 2 बजे, रात के दिल्ली में और एनसीआर में रात को ये काम करने वाले घूमते, कोई नई बात नहीं, पूछताछ कर सकते थे, कोई लगता पकड़ सकते थे, लेकिन गोली मार देना और ये पूछ के बिहार से हो, ऐसा कौन सी नफरत है बिहारियों से? एक बिहारी, आज वैभव सूर्यवंशी की बात लें, हमारे देश का इतना बड़ा स्वाभिमान, अभिमान बन चुका है, दुनिया में बातें हो रही हैं, वही है ईशान
ईशान किशन की बात कर लें, तमाम लोग कर रहे हैं। और बात करेंगे अगर बिहार के लोगों की, नीतीश कुमार जैसे नेता पैदा किए हैं, यहाँ भी आज बिहार का कई विधायक भी हैं दिल्ली में, फिर भी देखिए, मैं मानता हूं कि मनोज बिहार, तिवारी यहाँ पे विधायक जी, हैं। मैं मानता हूं कि बिहार वो माटी रही है जो ना सिर्फ आज, पुरातन समय से देश को वीर पुरुषों को देती आई है। बिहार ने देश के पहले राष्ट्रपति को दिया है। बिहार ने इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद पर रहने के लिए मजबूती प्रदान की है। अपने देश से, अपने प्रदेश से सांसदों को चुनकर बिहार के लोगों ने ना सिर्फ अपने कर्म के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर भी यूपीएससी जैसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पोस्ट को हेल्ड करने वाले होते हैं। और इस तरीके से अगर विभेद इसलिए किया जाए कि कोई बिहार से है, वो बहुत ही गलत है। और हमारे संविधान जो जिन्होंने बनाया है, उन्होंने अपने पूरे संविधान में कहीं विभेद नहीं किया है। हम सभी लोग एक भारतीय नागरिक के तौर पर जाने जाते हैं, न कि बिहार के, न कि उत्तर प्रदेश के, न कि गुजरात के, न कि केरल के, न कि बॉम्बे के। तो कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो यहाँ पर हम बिहारी लोग या हम यूपी के लोग या हम दिल्ली के लोग कहाँ से आ गया। और ऐसे घृणित लोग जो इस तरीके से घृणा या भेदभाव करते हैं, इनको समाज में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इन्हें ना तो इनकी नौकरी फिर से मिलनी चाहिए, ना तो वो सर्विस रिवॉल्वर फिर से मिलना चाहिए, ना तो इन्हें आम नागरिक की तरह खुले साड़ की तरह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए हमेशा खतरा ही है और आगे भी खतरा बन सकते हैं। जो व्यक्ति अहंकार में आकर नशे के हालत में चूर होकर किसी व्यक्ति की जान ले सकता है, अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, एक्सेस यूज कर सकता है, वो व्यक्ति समाज के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। वो कभी भी किसी के साथ गलत कर सकता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए कड़े से कड़ा कानून के तहत इन्हें जेल भेजना चाहिए। मैं एक ही बात समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं कई बार केस भी जो अदालत से निर्णय होते हैं उसको भी गहनता से देखता हूँ। आप सज़ा दिलाने की बात करते हो, एक तरफ उनके पास भी एडवोकेट होते हैं जो बचाने का प्रयास करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये जुर्म कितना गंभीर था या कितना गंभीर नहीं था, मेरे मुवक्किल को इतनी नहीं इतनी सज़ा मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर बतौर एडवोकेट आप बताइए कि एक व्यक्ति अगर नशे में हो करके, पहले भी मैंने ये प्रश्न पूछा, मैं बिल्कुल उस पर आता हूँ कि एक अदालत में बहस होती है, जज के सामने बहस होती है और ये बताया जाता है कि साहब मान लीजिए उसको घोषित हो जाता है अपराधी, उस पर चार्ज हो जाता है कि मतलब इसने ये अपराध किया, इसने गोली मारी। अब जब उसे सज़ा मिलने की नौबत आती है तो फिर वकील के पास आखिरी दांव होता है कि भाई ठीक है चलाया, लेकिन इसने होशो हवास में नहीं चलाया, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शराब पिए व्यक्ति को अदालत में क्या मतलब पूरे होशोवास वाला ना मान के कुछ लाभ दिया जा सकता है? जी देखिए, इसमें लाभ दिया जाता है। आईपीसी के अंदर और बीएनएसएस के अंदर तमाम धाराएं हैं जो ऐसे व्यक्ति को जो इंटॉक्सिकेटेड हो, यानी किसी भी शराब के या फिर ड्रग्स के या किसी भी नशे में हो, उसके द्वारा कोई अपराध हो जाता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अपराध से उसे कम सजा मिलती है। कई बार उसको छोड़ भी दिया जाता है। इसमें स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस वासुदेव के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन सेट की थी और उस गाइडलाइन में ये कहा गया था कि जिस व्यक्ति ने इंटॉक्सिकेशन किया है, किस समय किया है, कब किया है और क्या इंटॉक्सिकेशन इतना था कि वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था और सही डिसीजन लेने की क्षमता में नहीं था। और मेरा मानना है कि इस केस में अगर मेरी दलील होगी तो ये होगी कि अगर वो व्यक्ति यह पूछ सकता है कि इतनी रात को क्या कर रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से राज्य से हो, तो वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में था, उस पर इंटॉक्सिकेशन का कोई असर नहीं था और उसे इसका कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन में वो व्यक्ति होता है जो चल नहीं पा रहा है, लड़खड़ा रहा है, बोलने में लड़खड़ा रहा है, उतर नहीं पा रहा है, कोई 4th फ्लोर से नीचे तक आता है, एक खड़े बाइक पर लोगों के पास जाता है, उससे उसकी पूरी परिचय को करता है और परिचय करने के बाद ये सुनने के बाद कि बिहार का है, उसके बाद गोली चलाता है और ऊपर से पिस्टल लेकर आता है। तो ये इंटॉक्सिकेशन की स्थिति नहीं है, क्योंकि जब आप अपने रूम से निकलते हैं तो वहां पे इंटॉक्सिकेशन में कोई पिस्टल, कुल्हाड़ी या बंदूक लेकर नहीं चलता है। वो आएगा ऐसे ही आपसे हाथापाई करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन इंटॉक्सिकेशन की लाभ नहीं मिलेगा। और इस केस में ये जो बता रहा हूँ दलील तो आप बिल्कुल ऐसी दोगे, लेकिन आपको भी और मैं जितना समझता हूँ कानून, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस ने या तो ये जानबूझकर मेडिकल कराया, इसका बचाने की रास्ता बनाया,
या जो भी कुछ हुआ, कुल मिला के इसका लाभ मिल सकता है। जी, मिल सकता है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे तमाम केस किए हैं जिससे पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर शक उठता है। सागरपुर थाने के अंदर रेप विक्टिम को कहा जाता है कि रेप का केस वापस ले लो, नहीं तुम्हें और तुम्हारे वकील को जेल भेज देंगे। उसके बाद धरना हुई तो एसएचओ को सस्पेंड किया गया। मंडौली थाने के अंदर को भी भेज देंगे, यहाँ तक आ गए। हाँ जी, यहाँ तक एसएचओ ने वीडियो में कह दिया था। और सारे वकीलों ने जब थाने का घेराव किया तो उसके बाद जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ सस्पेंड किया गया, कोई और कार्रवाई नहीं की गई। टर्मिनेट भी हो सकते थे, लीगल एक्शन भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। मंडौली थाने के अंदर एक रेप विक्टिम से कहा जाता है कि आप अपने केस से वापस ले लो, सेटलमेंट करा लो, कितने पैसे लोगे बताओ। तो पुलिस तमाम ऐसे काम दिल्ली के अंतर्गत कर रही है जिससे कि संदेह की स्थिति बनी हुई है। एक सीबीसीआईडी ने अभी गिरफ्तार किया एक पुलिस वाले को 30 लाख रुपए लेते हुए और ये कहते हुए कि तुम्हारे ऊपर से हम धारा कम कर देंगे। तो हो सकता है यही धारा इनके केस में भी कम की जा रही हो, इन्हें जबरदस्ती दिखा दिया जाएगा कि ये नशे की हालत में थे और इस स्थिति में थे कि ये अपने हिसाब से सही डिसीजन नहीं ले पाए, इसके लिए इनको बचा दिया जाए। हालांकि नशे की हालत में अगर वो थे और ड्यूटी पे थे तो वो भी बहुत थोड़ी सी सज़ा होगी, वो मर्डर की सज़ा से तो कम ही होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, और पता नहीं इस बारे में कानून क्या मुझे नहीं पता है, कि पूरे देश में सिर्फ बिहारियों के साथ नहीं, यूपी के लोगों को भी कई जगह भैया कह के टारगेट किया जाता है। कई बार तमिलनाडु के लोग उन्हें जाते हैं, उनसे भी कई व्यवहार गलत होता है। कई बार हमारे सिख साथियों के साथ भी अलग उन्हें मजाक, चुटकुला और मतलब तमाम तरह की चीज़ें की जाती हैं। कहीं से भी किसी के साथ भी हो सकता है। हालांकि अभी जो ज़्यादा देखा जा रहा है तो बिहार के लोगों के साथ, यूपी के लोगों के साथ, पहाड़ के लोगों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ देखा जा रहा है। क्या ऐसा कोई कानून है, जब आप, जैसे कि एक घटना हमने मारपीट की, किसी से नॉर्मल मारपीट की, इसके साथ साथ अगर हमने इस चीज़ को रख के कि आप फलाने क्षेत्र से आते हो जोड़ दिया, तो क्या वो सज़ा बढ़ाने का या उसका कोई कानून, उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन के लेकर के कोई कानून अभी है कि नहीं? नहीं, अभी के समय में कोई ऐसा कानून नहीं है। अभी के समय में सिर्फ SC/ST के प्रोटेक्शन के लिए कानून है। अगर कोई व्यक्ति SC/ST समुदाय से है तो उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अदरवाइज क्षेत्र के आधार पर अगर किसी के साथ मारपीट की जाती है तो दिल्ली के अंदर सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कानून बनाया गया था, वो भी अभी पूरी तरीके से कारगर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि जैसे तमिलनाडु का व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आ जाए और उसे हिंदी बोलने के लिए बाध्य किया जाए और हिंदी ना बोल पाए तो उसे मारा पीटा जाए, तो उसके लिए अलग से कानून। और यहाँ का तमिलनाडु चला जाए और यहाँ का तमिल ना बोल पाए। अभी बेंगलुरु में बहुत बड़ा जो है, या महाराष्ट्र में, जी महाराष्ट्र में, जी महाराष्ट्र और बेंगलुरु में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जहाँ लोगों को बुलवाया जाता है कि आप हिंदी बोलिए, अब बेंगलुरु की भाषा बोले। इस तरह की चीज की जरूरत है, ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा UGC की तरह। मुझे लगता है कि देश में, देश के संसद को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा नजीर पेश करना चाहिए, ऐसी गाइडलाइन बनानी चाहिए जिससे कि देश के तमाम ऐसे घृणित मानसिकता वाले लोग जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, जो क्षेत्रवाद को अपने मन में लेकर चलते हैं, उनके लिए कड़ा संदेश जाए। और ऐसे मामले में जहां कोई क्षेत्रवाद के आधार पर किसी को विभेद कर रहा है, किसी को लैंग्वेज बुलाने के नाम पर, किसी को किसी प्रदेश से आने के नाम पर अगर मारपीट कर रहा है तो उसको आजीवन कारावास दे, एटलीस्ट 10 साल की सजा दे, तब जाकर इसमें सुधार होगा, अन्यथा नहीं होगा। कानून की जरूरत, जी कानून की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमारे संविधान मेकर ने ये साफ कर दिया था कि हम भारत के लोग हैं, हम किसी प्रदेश के लोग नहीं हैं। और हमें एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी पूरी दमखम लगा दी, जान लगा दी। अगर आज हम अलग हो जाएं भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत बेकार चली तो जाएगी। ये बिहार को लेकर के ये केवल सामाजिक बात हो सकती है, बदसरना हो सकती है, इस पर सजा नहीं हो सकती। जी नहीं, सजा नहीं हो सकती। तो ये आपने देखा, एक शख्स को, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि आज घटना बिहार को लेकर के हुई है कि एक तुम बिहारी हो करके उस पर पूछ करके उस पर एक सिपाही ने गोली मार दी, उसकी मौत हो जाती है 21 साल के बिहार के इस बच्चे की, उसका साथी भी घायल है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि चूंकि कानून का जब खेल होगा तो वो सिपाही एक शराब के नशे में बताया जाएगा और ऐसा लगता है उसको सज़ा उतनी नहीं मिलेगी जितना कि वो इस सजा का हकदार है। दूसरा, जिस बिहारी को क्या कहते हैं क्षेत्रवाद की बात को लेकर के उससे घृणा की गई, उस बच्चे से उसको मौत दी गई, उसके लिए भी कोई कानून नहीं है। वो बातें राजनीतिक बातें हैं, वो सामाजिक बदसरना की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप बिहारी हो, आप यूपी के हो, आप पंजाब के हो, आप दक्षिण भारत के हो, आप इस नॉर्थ ईस्ट के हो, यह कह कर के अगर आपसे भेदभाव किया जाता है, आपका अपमान किया जाता है, आपको मारा पीटा जाता है, तो धाराएं से मारपीट की लगेंगी, इस बात की नहीं लगेगी। इस कानून की ज़रूरत है। वकील साहब ने भी बताया,
कब सोचेगी सरकार, कब क्या करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको भी लगता है कि इस तरह कानून बनना चाहिए कि अलग अलग क्षेत्र के आए लोगों को दूसरे क्षेत्र में जाने पर इस तरह की घृणा का शिकार ना होना पड़े, उनसे भेदभाव, बदतमीजी, मारपीट ना हो? तो क्या इसके लिए कानून की ज़रूरत है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.